तो इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अतः एक भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से 6 आर की ऊंचाई पर जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। एक दूसरे उपग्रह का परिक्रमण काल जो पृथ्वी तल से 2.5 आर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है तो होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो भूस्थितिक उपग्रह की जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई यानी H1 कितना दे दिया गया है 6 RE। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई यानी H2 कितना है, यह 2.5। ठीक है, 2.5। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे स्मॉल RE का मान कितना होगा, यहाँ पे जो है स्मॉल R1 यदि देखें तो ये हो जाएगा RE प्लस में 6 RE प्लस में 6 RE, यानी ये हो जाएगा आपको 7 RE। ठीक, उसके बाद देखिए R2 यदि निकालिएगा तो R2 हो जाएगा RE प्लस 2.5 RE, यानी ये हो जाएगा कितना 3.5 RE। ठीक है, 3.5 RE। अब देखिए R1 बट्टा R2 जो हो जाएगा ये होगा 7 RE अब बट्टा में 3.5 RE, यानी R2 जो हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा R1 बट्टा में 2। ठीक है, R1 बट्टा में कितना 2। अब यहाँ पे देखिए T1 बराबर होता है 2πr1 की पावर 3/2 और बट्टा में होता है √GM। ठीक, और T2 बराबर यही होता है 2πr2 3/2 और नीचे में √GM क्या होता है GM। उसके बाद देखिए तो T1/T2 क्या होगा, तो यहाँ से T1/T2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा R1/R2 के पावर में 3/2। ठीक, यानी T1/T2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2R1/R1 के पावर में 3/2, यानी ये हो जाएगा, यानी T1 होगा 24/T2 बराबर में 2 के पावर 3/2, 2 के पावर 3/2, यानी T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो T2 बराबर हो जाएगा 24 बट्टा में 2√2। ठीक है, 2√2, यानी ये हो जाएगा कितना 12 बट्टा में √2। अब √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो क्या होगा, ये 6√2 R, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा C ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगता है, इसका कारण, तो बी ऑप्शन, यानी संदेहक के पृष्ठ तनाव का बढ़ना। अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका कारण है कि संदेहक के पृष्ठ तनाव का बढ़ना। किसी द्रव की जो श्यानता तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। ठीक है, और देखिए यह जो है क्रम तापमान पर जो श्यानता के साथ साथ श्यानता जो है कर्षण भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी अवस्था में किसी क्षण का ताप, ए ऑप्शन, यानी समय के साथ नहीं बदलता परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। तो अस्थायी अवस्था में किसी क्षण का ताप समय के साथ नहीं बदलता परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। किसी क्षण में ऊष्मा चालन के दौरान वह अवस्था का जब प्रत्येक परिच्छेद केवल ऊष्मा का चालन करता है, अर्थात परिच्छेद का ताप समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, तो ताप की अस्थायी अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब देखिए चालन के लिए ऊष्मा स्थानांतरण जो सूत्र होता है ये Q बराबर होता है KA डेल T/D। ठीक, और संवहन के लिए जो सूत्र होता है ये Q बराबर होता है HA डेल T। ठीक है, विकिरण के लिए होता है आपको ये A इंटू T के 4T के पावर 4 माइनस T04। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 100। देखिए कहता है कि किसी गैस के दो नमूने A और B जो प्रारंभ में एक ही ताप व दाब पर हैं, आयतन V से एक ही ताप व दाब पर हैं, आयतन V से V/2 तक संपीड़ित किया जाते हैं। तो कहता है कि A को समतापीय रूप से जबकि P को रुद्धोष्म रूप से अंतिम दाब।
तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यानी ए का बी से क्या होगा, कम होगा। तो किसी गैस के दो नमूने ए एवं बी जो प्रारंभ में एक ही ताप व दाब पर हैं आयतन भी से एक ही ताप व दाब पर हैं आयतन भी से V/2 तक संपीड़ित किए जाते हैं, तो उनका अंतिम दाब ए और बी से क्या होगा, कम होगा। ए और बी से क्या होगा, तो दाब जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके ई ऑप्शन। तो देखिए दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके तापमान समान है। तापमान वस्तु के उष्णता या ठंडकपन की माप है। तापमान ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। धारा केवल जो है तब प्रवाहित होती है जब दो वस्तुओं के बीच एक विभवांतर होता है। जब विद्युत आवेश एक दिशा में प्रवाहित होता है तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। फिर कि ये विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा में टाइम, यानी I बराबर Q/T, यानी C बट्टा क्या हो जाएगा S, यानी एम्पियर। तो जब हम किसी उदासीन वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर रगड़ते हैं तो वे नए आवेश उत्पन्न नहीं करते। एक कूलम आवेश पर होता है 6.25 × 10⁻18 और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.602 × 10⁻−19 कूलम। नेक्स्ट कहता किसी प्रकाशिक तंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो जो सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना सके को कहते हैं सी ऑप्शन, विभेदन क्षमता। तो किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना सके, वो ठीक है बना सके को विभेदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ग्रेटिंग एक ऑप्टिकल तत्व है जो कई अलग अलग तरंगदैर्घ्य से बने प्रकाश की को विभाजित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता अगर एक ग्रेटिंग की रेखाओं की संख्या बढ़ा दी जाए तो उनकी विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि यदि एक्स किरण नलिका के सिरे पर लगे विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित विकिरण सी ऑप्शन न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटेगी। न्यूनतम तरंग, तो यदि एक्स किरण नलिका के सिरे पर लगे विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कहता कि Fe2+ आयन यहाँ Z बराबर 26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए तो Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, क्योंकि Fe में x कितना है, 26। ठीक, तो इसका जो हो जाएगा ये होगा AR, ठीक है, AR 3d6 4s2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अयुग्मित 4, तो ये हो जाएगा इस तरह से, देखिए इस तरह से हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हैलोजन अम्लों की प्रबलता का क्या क्रम है, तो ए ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे हैलोजन अम्लों की प्रबलता का क्रम है आपको लेस देन HCl, लेस देन HBr और लेस देन HI। ठीक है, HF लेस देन HCl, लेस देन HBr, लेस देन HI। तो यहाँ पे किसी अम्ल की प्रबलता उसकी प्रोटॉन H+ आयन प्रदान करने की क्षमता से निर्धारित होता है। तो हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु के बीच बंध प्रबलता अम्लीय प्रबलता को भी प्रभावित करती है। दुर्बल जो हाइड्रोजन हैलोजन बंध के परिणाम स्वरूप प्रबल बनते हैं। HI में हाइड्रोजन जो है आयोडीन बंध अपेक्षाकृत दुर्बल हैं, जो एक प्रबल अम्ल के रूप में इसकी स्थिति में योगदान देते हैं। HF में हाइड्रोजन क्लोरीन बंध हैलोजन अम्ल के बीच जो है सबसे प्रबल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे दुर्बल अम्ल होता है। H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, इसका कारण है सी ऑप्शन, H2O में हाइड्रोजन बंधन
H2S गैस है जबकि H2O द्रव है। इसका कारण है H2O में हाइड्रोजन बंधन। तो ऑक्सीजन के छोटे आकार और उच्च जो विद्युत ऋणात्मकता के कारण H2O में अंतराण्विक जो बंधन मौजूद रहते हैं, जिसके कारण कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। सल्फर का आकार बड़ा तथा विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण यह जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, जिसके कारण कमरे के ताप पर यह गैस अवस्था में पाया जाता है। फिर है कि भाप अंगार गैस का संगठन, बी ऑप्शन। तो देखिए भाप अंगार गैस जो है 50% कोबाल्ट और 50% H2 हाइड्रोजन का संगठन है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे जल गैस, तो जल गैस में CO प्लस H2, जल गैस होता है CO प्लस H2। प्रोड्यूसर गैस है CO प्लस N2, प्रोड्यूसर गैस है CO प्लस N2। नेचुरल गैस है CH4 प्लस C2H6 नेचुरल गैस। और LPG है C4 HCO माइनस प्लस C3H8 और CNG में CH4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सिल्वर सल्फेट बनता है और एक गैस निकलती है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। गैस है 122 का C, SO2। तो सिल्वर को सांद्र जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सिल्वर सल्फेट बनता है और एक गैस निकलती है जो फूलों का रंग उड़ा देती है, यह है SO2। ठीक है, ये Ag प्लस H2SO4 से रिएक्ट करेगा, ये बनेगा Ag2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के गुण, तो यह जो है एक रंगहीन गैस है जिसमें जो है सड़े हुए अंडों की गंध आती है। यह पानी में अत्यधिक घुलनशील है। SO2 एक प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट है। SO2 पानी में घुलनशील सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है जिसके कारण इसका गुण अम्लीय हो जाता है। फिर है कि गोताखोर द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। तो गोताखोर द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। अत्यधिक वायुमंडलीय दाब के कारण सांस के साथ ली गई वायुमंडलीय गैस की जो रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है, चूँकि गहरे समुद्र में नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है जो गोताखोर के ऊपर आने पर भयंकर दर्द उत्पन्न करती है। हीलियम रक्त में घुलती नहीं है, इसी कारण से गोताखोर गहरे समुद्र में ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं। कहता है कि आयनों की त्रिज्या का क्रम, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी Mg2 प्लस, ठीक है, लेस देन Na प्लस, लेस देन F माइनस और लेस देन हो जाएगा आपको O2 माइनस। तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्या नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर घटती है। ठीक है, Mg2 प्लस का नाभिकीय आवेश कितना है, 12 है। Na प्लस का नाभिकीय आवेश 11 है। F माइनस का नाभिकीय आवेश 9 है। O2 माइनस का नाभिकीय आवेश 8 है। तो त्रिज्या का क्रम जो हो जाएगा ये होगा O2 माइनस, ठीक है, ग्रेटर देन F माइनस, ग्रेटर देन Na प्लस और ग्रेटर देन Mg2 प्लस। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता कि अनुभार के बढ़ते क्रम में सही यौगिकों की अवस्था, बी ऑप्शन। तो होगा tRNA, फिर rRNA और DNA। तो अनुभार के बढ़ते क्रम में यौगिकों का सही अवस्था है tRNA, उसके बाद है आपको rRNA और उसके बाद है DNA। तो tRNA यानी मोलिकुलर वेट जो है इसका 25,000 से 30,000 डाल्टन होता है, जबकि RNA का मोलिकुलर वेट जो है 35,000 डाल्टन होता है। mRNA का जो मोलिकुलर वेट है यह है लगभग 25,000 से, ठीक है, लगभग 25,000 से 10 लाख डाल्टन। DNA का मोलिकुलर वेट जो है 333 डाल्टन लगभग। नेक्स्ट, कहता प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल है नोस्ट्रोक
तो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल नोस्टॉक है। लाल शैवाल को रोडोफाइटा भी कहा जाता है। यह समुद्र और मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रजाति है। पिगमेंट फाइकोसायानिन और फाइकोएरिथ्रिन शैवाल के विशिष्ट लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। हरी शैवाल में प्राथमिक प्रकाश संश्लेषक वर्णक क्लोरोफिल ए और बी के साथ जो है जेंथोफिल और बीटा कैरोटीन जैसे सहायक वर्णक होते हैं। हरे शैवाल के प्रमुख जो उदाहरण है स्पाइरोगायरा, फिर है यूलोथ्रिक्स एवं पॉलवॉक्स। स्पाइरोगायरा को वाटर सिल्क कहा जाता है। कहता दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक समूह है बी ऑप्शन। स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, दारू या जैलम। तो दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक जो है समूह स्थूल कोण उत्तक, दीर्घोत्तक, दारू या जैलम है। ठीक है। उत्तक कोशिकाओं का एक समूह है जो संरचना में समान और एक विशेष कार्य और प्राप्त करने के लिए एक साथ जो है काम करते हैं। पेरेन्काइमा उत्तक पतली दीवारों वाली कोशिकाओं से बना होता है और पत्तियों, फलों के गुर्दे और कई बीजों के जो है एंडोस्पर्म में प्रकाश संश्लेषक जो उत्तक बनाता है। ठीक है। कोलेनकाइमा उत्तक मुख्य रूप से उत्तक का समर्थन करता है और इनमें जो अनियमित कोशिका भित्ति होती है। परिपक्व एलेनकाइमा कोशिकाएं आमतौर पर मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। दृढ़ उत्तक के परिपक्व होने पर इसकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश, हरित लवक नहीं होते। दृढ़ उत्तक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 128 कहता कौन सा जोड़ा गलत है? सी ऑप्शन अंजीर जो है सोरोसिस। तो अंजीर सोरोसिस, देखिए अंजीर और सोरोसिस, बेर जो है खाने योग्य बेर का खाने योग्य भाग है आपको बाह्य तथा मध्य भित्ति। आम का जो है खाने योग्य भाग है मध्य भित्ति। अंजीर और स्ट्रॉबेरी इसका है मांसल आशय। ठीक है। क्या है? मांसल आशय। उसके बाद सुपारी का है भ्रूणीय, नारियल का है भ्रूण कोश और पक्का गेहूं का है भ्रूण कोश तथा जो है भ्रूण। 129 है कि एटीपी से प्राप्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो सी ऑप्शन यानी ए और बी दोनों क्रियाओं में। तो देखिए एटीपी से प्राप्त ऊर्जा जो प्रयुक्त होती है तो परिमेय कोशिकाओं से खनिज के अंतरकोशिकीय स्थानों में जाने से, मृदा से खनिजों के मूलरों में जाने से। एटीपी अणु आमतौर पर 3 आवश्यक घटकों से बने होते हैं। यह पेंटोज शर्करा अणु यानी राइबोज शर्करा, उसके बाद नाइट्रोजन आधार एडेनाइन, फिर है 3 फास्फेट समूह में जो प्रोटीन शर्करा के 5वें कार्बन से एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। 130 नंबर देखिए कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? तो ए ऑप्शन ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले गैसों का बढ़ता क्रम है ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव में अपने प्रत्यक्ष योगदान के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण गैसें जो है अब यहाँ पे देखें ओजोन, तो जलवाष्प और बादल की यदि बात करें एच और HO, ये जो वायुमंडल में सांद्रता जो इसका होता है 10 से 50,000 और इसका योगदान है 36 से 72%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वायुमंडल में यह है 400 और योगदान है 9 से 26%। मीथेन CH4 इसका 4 से 9%। ओजोन O3 इसका योगदान है आपको 3 से 7%। नेक्स्ट कहता है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हंगूल या कश्मीर स्टेग से। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगूल या कश्मीरी स्टेग से संबंधित है। दाचीग्राम का अर्थ है 10 गांव। दाचीग्राम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। दाचीग्राम को राष्ट्रीय उद्यान 4 फरवरी 1981 को घोषित किया गया है। यह उद्यान जो है हंगूल या कश्मीरी हिरन के घर के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट कहता कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्त
विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। 132 का सी यानी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो वनस्पतियों के विलुप्त होने का कारण जो है जनसंख्या में वृद्धि नहीं है। ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण स्तर, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की प्रक्रिया में मनुष्य ने जंगल जो है, आर्द्र भूमि क्षेत्र, घास के मैदान आदि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिसमें वन्य प्राणियों एवं प्रजातियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, वो उनकी संख्या दिनों दिन जो है कम हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट, तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। 133 नंबर देखिए, कहता कौन सा जो है पौधा सर्पगंधा कहलाता है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए राइबोफिलिया पौधा सर्पगंधा कहलाता है। सर्पगंधा का उपयोग उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, अस्थमा, फिर है कि मनोविकृति और जो है सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। सिनकोना की छाल से कुनेन प्राप्त होता है जो मलेरिया के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रोबोफिलिया। फिर है कि मूलरोम अधिक विकसित होता है। तो मूलरोम अधिक विकसित होता है आपको ये ऑप्शन शाकों में। तो मूलरोम अधिक शाकों में विकसित होता है। मूलरोम परिपक्वन क्षेत्र से विकसित होते हैं। पौधों में मूलरोम की मौलिक भूमिका जो मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना है। जड़ पौधों का अवरोही हिस्सा है जो कि मूलांकुर से विकसित होता है। पौधों के मूलरोम केशिका क्रिया के माध्यम से मिट्टी से पानी खींचते हैं। नेक्स्ट, कहता है ट्रिप्सिन बदलता है ए ऑप्शन प्रोटीन्स को जो है पेप्टोन्स में। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में, रेनिन जो है केसिन को पैराकेसिन में, एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये प्रोटीन पेप्टाइड को इम्यूनो अम्ल में, माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में, लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 की यदि बात करें तो यहाँ पे है, कहता प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? सी ऑप्शन यानी एपर्चर का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि एपर्चर की आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होना चाहिए। तरंगों का अपने मार्ग से आने वाली अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मोड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन के बारे में सर्वप्रथम जो है गेरिमाल्डी ने बताया। विवर्तन का तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या जो फ्रॉनहोफर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, कहता बंद पथ बनाने वाले चुंबकीय रेखाओं का क्या नाम है? 137 का सी यानी चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। तो देखिए बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं को चुंबकीय प्रेरण रेखाएं के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो है 4 गुण हैं, वे बंद और निरंतर वक्र हैं। ठीक है। कहता वे चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर निर्देशित करते हैं। क्षेत्र रेखा पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। समांतर और समान दूरी वाली दायर रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और सीमित स्थान में ध्रुव का जो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। फिर असत्य कथन 138 का बी यानी बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है। तो बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, यह कथन असत्य है। तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है। केल्विन तापक्रम मापने की इकाई है। ओम जो विद्युत प्रतिरोध की मापने की इकाई है। बेल जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट, कदम निम्नलिखित में से किस चर का SHM में चरम स्थिति पर शून्य मान है? तो बी ऑप्शन वेग। तो SHM में वेग का चरम स्थिति में शून्य मान है। SHM में चरम स्थिति में वस्तु तत्काल विश्राम की स्थिति में आ जाता है। बल और इसलिए त्वरण बल समीकरण के अनुसार इस बिंदु पर अधिकतम होता है। सरल आवर्त गति में SHM में प्रत्ययन
बल कण के मध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सरल आवर्त गति में वेग होता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। तो उच्चतम बिंदु पर एक्स जो होता है ये प्लस माइनस ए है और भी बराबर 0 होता है। 140 नंबर है। कहता है कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, तो बी ऑप्शन। तो देखिए यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब एफ पर बिंदु आकार का जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो है एफ पर बिंदु आकार के और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी या उल्टा या सीधा या छोटा बड़ा या आकार में समान हो सकता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा आकार में बहुत छोटा तथा आवर्धन जो होता है इसका लेस देन -1 होता है। फिर देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा तथा आकार में छोटा होता है। कहता है कि किस गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, डी ऑप्शन। तो दबाव आयतन और तापमान गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। सार्वभौमिक गैस स्थिरांक गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए जो है नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिक जो फंक्शन का उपयोग जो है थर्मोडायनामिक प्रणाली की स्थिति को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। अवस्था का वर्णन दबाव तापमान आयतन मात्रा आदि जैसे मापने योग्य स्थूल कणों द्वारा जो है किया जाता है और पी भी और टी को अवस्था चर कहा जाता है। उसके बाद देखिए गैस मिश्रण के मोलर गैस स्थिरांक आर और मोलर द्रव्यमान के अनुपात को जो विशिष्ट गैस स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद और आदर्श गैस के लिए पी भी बराबर क्या होता है NRT, जहाँ पी आदर्श गैस का दबाव, भी आयतन, एन मोल, आर होता है सार्वभौमिक गैस स्थिरांक, टी होता है तापमान। ठीक है, और गैस स्थिरांक का मान कितना होता है, तो ये होता है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, यानी 8.2057 मीटर क्यूब एटम पर मोल केल्विन। 142 नंबर देखिए। कथा कि संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं निम्न में से किस में परिवर्तित नहीं होती हैं, तो डी ऑप्शन। तो देखिए संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं पेरोक्साइड एवं फॉस्फाइड में परिवर्तित नहीं होती हैं। वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं हवा या नमी के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं संक्षारण कहलाती है। लोहे धातुओं के ऊपर एक परतदार पदार्थ या लेप बन जाता है, इसे जंग लगना कहते हैं और उस लेप को जंग कहते हैं। जंग लगने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जबकि तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है और चांदी पर काली परत चढ़ जाती है। चांदी हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ प्रतिक्रिया करती है और उस पर सिल्वर सल्फाइड की एक पतली काली परत बन जाती है। ठीक है, कॉपर ऑक्सीकरण द्वारा संचारित होता है, जिसमें यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो इसे हरा रंग प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को तांबे का संचारण कहा जाता है। आर्हेनियस के अनुसार HCl क्या है, तो ए ऑप्शन एसिड। तो HCl एक आर्हेनियस अम्ल है। आर्हेनियस सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब कोई पदार्थ पानी में घुल जाता है। यह केवल उन्हीं पदार्थों को अम्ल मानता है जो जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं, और केवल उन्हीं पदार्थों को क्षार मानते हैं जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। आर्हेनियस एसिड के उदाहरण जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड होता है। कुछ मजबूत आर्हेनियस क्षारों में सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम ऑक्साइड शामिल है। नेक्स्ट फिर है कि परम शून्य क्या है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए परम शून्य क्या है, तो परम शून्य वह तापमान है जिस पर एक आदर्श गैस का दबाव शून्य होगा, यह मानते हुए कि यह
तब तक गैस बनी रहती हैं। परम शून्य वह न्यूनतम संभव तापमान है जहाँ किसी पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा अनुपस्थित होती है। परम शून्य को 0 केल्विन तापमान के रूप में भी जाना जाता है। परम शून्य का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, परम शून्य पर कणों में कंपन की गति नहीं होती। 145 कहता अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अल्फा कण अधिकतर सोने की पत्ती के माध्यम से शून्य विक्षेपण के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे 145 का है कि अल्फा कण प्रकीर्णन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये तो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में सत्य कथन है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में सत्य कथन है कि अल्फा कण अधिकतर सोने की पत्ती के माध्यम से शून्य विक्षेपण के साथ चलते हैं। तो ये सही हो जाएगा। फिर है कि एक छोटा सा अंश विक्षेपित होता है 20,000 में से एक जो 180 डिग्री घूमता है। तो ये भी सही है। अल्फा कण प्रकीर्णन के उपयोग तो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान एवं आवेश एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक धनावेशित होता है और इसका आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है एवं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भ्रमण करते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक की ओर लगने वाले विद्युत स्थितिक बल अभिकेंद्रीय बल से नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट है कि सेंट्रिओल किस प्रोटीन से बना होता है? ए ऑप्शन। तो देखिए, सेंट्रिओल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। सेंट्रोसोम एक कोशिका अंग है जिसमें बेलनाकार आकार की 2 संरचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रिओल्स कहते हैं। उसके बाद देखिए, सेंट्रिओल्स एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। सेंट्रिओल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। सेंट्रिओल्स के कार्य तो डीएनए रहित होने के बावजूद सेंट्रिओल्स जो नए सेंट्रिओल्स बनाने में सक्षम कहता है। ये सूक्ष्म नलिकाएं निश्चित केंद्र बनाकर कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कहता 2 सेंट्रिओल्स में से जो है डिस्टल सेंट्रिओल्स जो है पूंछ या अक्षीय फिलामेंट बनाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करता है? 147 का ए यानी प्रोलैक्टिन। तो देखिए, प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दूध के निर्माण को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मस्तिष्क में मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि के जो अग्रभाग में निर्मित और स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के अलावा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रतिरक्षा कोशिकाओं, त्वचा, वसा, उत्तक, स्तन और गर्भाशय द्वारा भी स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन एल्वियोली को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त में अधिक प्रोलैक्टिन प्रवाहित होने की स्थिति को जो हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया कहा जाता है। रक्त में कम प्रोलैक्टिन जो है प्रवाहित होने की स्थिति को हाइप्रोलैक्टिनिमिया कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? ए बी निगेटिव। तो ए बी निगेटिव सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। ठीक है, ए बी निगेटिव जो है सबसे दुर्लभ रक्त समूह। बी निगेटिव जो कुछ जनसंख्या के 1.5% में पाया जाता है और ए बी जो है निगेटिव जो कुल जनसंख्या के 0.6% में पाया जाता है। ए बी पॉजिटिव जो कुल जनसंख्या के 3.4% में पाया जाता है। रक्त में मौजूद आरबीसी अपनी सतह पर कुछ अणुओं जिन्हें एंटीजन कहते हैं ले जाते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि आपका रक्त समूह क्या है। एंटीजन माता पिता से आनुवंशिक रूप में मिले जीन पर निर्भर करता है। इन एंटीजन को रक्त वर्ग के लिए एक प्रणाली बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसे एबीओ प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कोलेसिस्टोकिनिन किसको उत्तेजित करता है? तो यहाँ पे ई ऑप्शन। तो देखिए, कोलेसिस्टोकाइनिन जो है पित्ताशय को उत्तेजित करता है। दाएं यकृत लोब की निचली सतह एक पतली दीवार वाली नाशपाती के आकार की थैली होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यह यकृत द्वारा स्रावित पित्त को केंद्रित और संग्रहित करता है। फिर है कि सेक्रेटिन के अलावा ग्रहणी
कोलेस्टोकाइनिन जो है का उत्पादन करती हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है हार्मोन जो पित्ताशय की थैली के संकुचन को प्रेरित करता है और संग्रहित पीत के परिवहन की अनुमति देता है। सिक्रेटिन हार्मोन एपिडीमिल एपिथेलियम कोशिकाओं, यकृत और कोलेजनोसाइट्स और अग्राशयी वाहिनी कोशिकाओं में पानी और इलेक्ट्रोलाइट परिवहन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि लिनियस ने जीवों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? बी ऑप्शन। तो अरस्तु ने जीवों को प्लांटी और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया है, जबकि कैरोलस लिनियस ने जीवों को प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया है। अरस्तु ने जीवों को प्लांटी और एनिमिलिया, जबकि कैरोलस लिनियस ने जीवों को प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया हो। वही टेकर के 5 जगत वर्गीकरण में मोडेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया शामिल है। प्राणी वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग संघ है और सबसे छोटा भाग प्रजाति है। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम है प्रभाग, उसके बाद वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। पादप वर्गीकरण में प्रभाग सबसे बड़ा वर्ग है और प्रजाति सबसे छोटा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।